हेलो। पिछली वीडियो में हम लोगों ने गॉस की प्रमेय के बारे में बात की थी। गॉस की प्रमेय की काफ़ी चर्चा हो गई थी पिछले वीडियो में। आज की वीडियो में हम इसकी उत्पत्ति यानी कि प्रूफ, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, समझते चलिए। पहले मान लीजिए कोई एक अनियमित सतह है। अनियमित सतह किसे कहते हैं? पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसके बारे में बात कर ली थी। अब मान लीजिए कैपिटल ए क्षेत्रफल का कोई अनियमित सतह है, ठीक। उस पर हमको वैद्युत फ्लक्स की गणना करनी है, ठीक है। किसके अनुसार? गॉस के प्रमेय के अनुसार। गॉस की प्रमेय क्या थी? निर्वात अथवा वायु में उपस्थित किसी बंद पृष्ठ पर संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध नेट आवेश का 1/ε0 गुना होता है, यानी कि phi सफिक्स E = Q/ε0। ये हमको सिद्ध करना है, ठीक है। तो वो अनियमित सतह हम ले रहे हैं। इस पर मान लीजिए अगर हमको मान निकालना है तो केंद्र O से मान लीजिए कोई एक क्षेत्रफल एक अल्पांश क्षेत्र छोटा भाग ले रहे हैं, इसलिए DA लग रहा है। पूरे का क्षेत्रफल हमने कितना माना है? A, तो अल्पांश भाग क्या हो गया? DA, ठीक है। अब इसकी आप समझ ही रहे हैं, ये कोण क्या कहलाएगा आपका? d ओमेगा, यानी कि घन कोण। यहाँ से वैद्युत क्षेत्र मान लीजिए अगर ये है और इसका जो क्षेत्रफल सदिश है ये है, इनके बीच का कोण बया होगा आपका थीटा। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब इसके बाद हम अगर निकालें तो Q के कारण, यहाँ बिंदु O पर रखे बिंदु आवेश Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 निर्वात वायु में रखा है तो K का मान 1 होता है इंटू Q/r²। इसको समीकरण 1 बना लेते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब देखिए यहाँ पर अल्पांश क्षेत्रफल, इस पर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स phi सफिक्स E बराबर EdA, वेक्टर E.dA। ये हम लोगों ने गॉस की वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा जब बात की गई थी उसमें हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा की थी। अब हम जानते हैं कि जैसे डॉट प्रोडक्ट है A.B बराबर AB cos थीटा होता है, वैसे ही इसका मान क्या हो जाता है? EdA cos थीटा, ठीक है। E की वैल्यू इसमें पुटअप कर देंगे, क्या हो जाएगा आपका? 1/4πε0 इंटू Q/r² इंटू DA cos थीटा, ठीक। E की वैल्यू यहाँ पर रख दी गई, DA cos थीटा था, यहाँ DA cos थीटा। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब इसके बाद इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, phi सफिक्स E = Q/4πε0 इंटू DA cos θ/r², ठीक है। अब ये ऐसा क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि इसकी वैल्यू जो आपका घन कोण होता है उसका मान होता है DA cos θ/r²। तो यहाँ पर हम वैल्यू क्या रख सकते हैं? सॉरी, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये अल्पांश भाग है तो d phi सफिक्स E यहाँ पर लिखा जाएगा, क्योंकि अल्पांश क्षेत्रफल ले रहे हैं तो अल्पांश वैद्युत फ्लक्स भी यहाँ पर प्रदर्शित होगा, तो ये d phi सफिक्स E के रूप में होगा। अब क्योंकि इसकी वैल्यू आपकी d ओमेगा बराबर इतना होता है तो d phi सफिक्स E इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q/4πε0 इंटू D ओमेगा। क्लियर हुआ?
हम बात कर रहे हैं एक सूक्ष्म भाग की। यहाँ पर इसकी सबसे पहले हम लोगों ने बताया, मैंने आपको बताया था कि अगर सबसे पहले हम सूक्ष्म भाग की गणना करते हैं, जो हमको प्राप्त होता है उसी के अनुरूप हम पूरे भाग की गणना करते हैं। तो यहाँ पर सूक्ष्म भाग का मान कितना आ गया आपका वैद्युत फ्लक्स, d phi suffix c इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा। डी ओमेगा क्या है आपका, घन कोण है। घन कोण के बारे में विस्तृत बात हो चुकी है पिछले वीडियो में। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो एक बार देखकर उसको समझ लीजिए। अगर ये आ गया है तो अतः इस सतह पर संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, जो भी d phi सफिक्स e के रूप में है उसका हम क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा। क्लियर हुआ। यहाँ पर जो भी समाकलन करेंगे इसका संपूर्ण मान आ जाएगा phi सफिक्स e के रूप में लिख देंगे इसको। यहाँ पर क्या होगा, ये जो इंटीग्रेशन यहाँ पर लगा है, ये आप देखिए q चाहे यहाँ पर है चाहे वहाँ पर है, ये q क्या दिखा रहा है, इसका नेट आवेश दिखा रहा है। तो इसकी अवस्था में परिवर्तन नहीं होगा। बाकी नीचे देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये एक नियतांक के रूप में प्रदर्शित हो रहे हैं, इनका भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो आपका ये इंटीग्रेशन है केवल इस पे बिलोंग करेगा। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है ये इस तरह से हो जाएगा q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन डी ओमेगा। ठीक, एक चीज़ और है यहाँ पर ध्यान रखिएगा, क्लोज्ड इंटीग्रेशन यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है। ये क्लोज्ड या इंटीग्रेशन के बीच में ये जो आप गोला लगा दे रहे हैं ये प्रदर्शित करता है जो भी हम संपूर्ण या समाकलन कर रहे हैं उस पद को या उस सतह का, वो चारों तरफ से क्या है, परिबद्ध है यानी कि बंद है। क्लोज्ड इंटीग्रेशन वो दिखाता है। इसका मान, घन कोण का मान, संपूर्ण पृष्ठ का घन कोण का मान होता है 4 पाई, यानी कि क्लोज्ड इंटीग्रेशन डी ओमेगा बराबर 4 पाई। इसलिए अब क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू, ये सेकंड समझ लीजिए। इसमें अगर वैल्यू रख देंगे तो phi सफिक्स e इक्वल टू q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, लास्ट में क्या बचा, phi सफिक्स e इक्वल टू q अपान एप्सिलॉन नॉट। यानी कि कह सकते हैं phi सफिक्स e बराबर वेक्टर e डॉट डी वेक्टर a बराबर q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यही आपके गॉस की प्रमेय है, सिद्ध हो गया है। एक बार फिर से देखते हैं। माना कोई अनियमित सतह है, ठीक है, उस पर हमको वैद्युत फ्लक्स की गणना करनी है। तो सर्वप्रथम बिंदु O से कुछ दूरी पर यानी कि r दूरी पर कोई अल्पांश क्षेत्रफल हम लेते हैं। अल्पांश का मतलब बहुत ही सूक्ष्म क्षेत्रफल लेते हैं। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये दिखा रहा है, इसका क्षेत्रफल वेक्टर इस तरह से थीटा कोण पे यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है। यानी कि सतह के जो क्षेत्रफल सदिश क्या है आपका, क्षेत्रफल सदिश सतह के लंबवत घटक को प्रदर्शित करता है। तो मान लीजिए ये थीटा कोण पर यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है, और मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल घटक के अनुरूप इनमें थीटा कोण प्रदर्शित हो रहा है। हम अगर बात करें बिंदु O पर नेट आवेश Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो E बराबर होता है इसका 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान R स्क्वायर। समीकरण 1 इसको मानते हैं। अब हम वैद्युत फ्लक्स की जो धारणा चलती आ रही है, जिसकी परिभाषा हमने बात कर ली थी, हम उसके अनुरूप देखते हैं। तो क्या होता है, phi सफिक्स e बराबर वेक्टर e डॉट डी वेक्टर a, या इसको हम लिख सकते हैं phi सफिक्स e बराबर e डी a कॉस थीटा। कैसे हुआ, ये क्लास 11th में आपने पढ़ रखा था। ये सदिश राशियों का निरूपण है। कॉस थीटा क्या बता रहा है, आपका सदिशों का गुणनफल।
अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब इसमें E की वैल्यू रखते हैं तो आपकी कुछ अवस्थाएं प्राप्त होती हैं इस तरह से, डी फाई सफिक्स E बराबर Q/4πε0 इंटू क्लोज इंटीग्रेशन डी, या ऐसे करके डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या थी आपकी, ये किसके बराबर है, इसके घन कोण के बारे में बराबर है। घन कोण यानी कि इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, Q/4πε0 इंटू डी ओमेगा। अब ये तो बात हो गई किसकी, एक अल्पांश भाग के वैद्युत फ्लक्स की गणना हम कर लिए। अगर हम पूरे पृष्ठ की बात करेंगे तो क्या करते हैं, हम छोटे भाग के लिए अवकलन करते हैं, पूरे भाग के लिए समाकलन करते हैं। तो यहाँ पर समाकलन किया गया, उसके बाद संपूर्ण पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, क्लोज्ड इंटीग्रेशन डी फाई सफिक्स ई इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रेशन Q/4πε0 इंटू डी ओमेगा। ये एक नियतांक पद है, यानी कि नियत पद है, इसका समाकलन यही होगा, इसमें परिवर्तन नहीं होगा। तो केवल परिवर्तन किस में होगा, घन कोण में। देखिए यहाँ पर क्या था, कम था, घन कोण बढ़ता जा रहा है आगे की ओर, यानी कि परिवर्तन किस में होगा, घन कोण में होगा। तो जब इसका कोण का करेंगे तो हमको पता है कि संपूर्ण घन कोण का संपूर्ण आयतन का मान क्या होता है आपका 4 पाई। तो ये वैल्यू जब इसमें रख देंगे समीकरण 2 में तो आपका 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, फाई सफिक्स ई इक्वल टू Q/ε0। ये इम्पॉर्टेंट है, कई साल पूछा भी जा चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोगों की गणना करेंगे।